तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। कल हम लोग पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स में शियर स्ट्रेस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, उसके एडवांटेज और कुछ उसके डिसएडवांटेज के बारे में देखा था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसमें एक और थ्योरी आती है, कूलॉम्स थ्योरी। कूलॉम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कूलॉम ने क्या किया है, इन्होंने अलग अलग स्ट्रेस पर और अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस और अलग अलग शियर स्ट्रेस पर एक ग्राफ ड्रा किया है। उसके बारे में कुछ उनका सिद्धांत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये किस सिद्धांत पर आधारित है, किस चीज पर आधारित है? देखिए, जैसे हमने डायरेक्ट शियर टेस्ट में पढ़ा था, ये डायरेक्ट शियर बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर से हम डायरेक्ट स्ट्रेस लगाते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इसको दबाते हैं। उसके बाद इधर से खींचते हैं, तो इधर से खींचने पर क्या होता है, इसमें जो है सॉइल सैंड जो उसमें फिल की होती है, उसमें क्या होता है, शियर स्ट्रेस पैदा होता है। और इस पे अलग अलग सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस पर हम इसको जब खींचते हैं तो उसमें जो अलग अलग शियर स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जिस पर सैंड फेल करती है, उन्हीं दोनों को मिलाकर एक ग्राफ खींचे थे, जिसको सिग्मा और नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में ग्राफ खींचा गया था, उसी को इन्होंने बताया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, अगर हम ले लेते हैं किसको, नॉर्मल स्ट्रेस को यानी कि सिग्मा को, और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं टाउ को, शियर स्ट्रेंथ को। तो मान लीजिए यहाँ पर जो सिग्मा 1 नॉर्मल स्ट्रेस हम यहाँ पर लगाए थे, तो उस समय कितने शियर स्ट्रेस पर फेल हो रही थी, टाउ 1 स्ट्रेस पर फेल हो रही थी। तो मान लीजिए यहाँ पर सिग्मा 1 है और यहाँ पर टाउ 1 है, ठीक है। तो अभी ड्रा करते हैं इसको। इसमें होता क्या है, ये सिग्मा और टाउ के बीच जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है, वो सीधी रेखा में जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ड्रा करेंगे, यहाँ सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 है, तो इसको अगर आप मिलाएंगे इसमें, तो यह जहां पर कट करेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका टाउ 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका टाउ 2, यहाँ पर हो जाएगा टाउ 3। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है इसका। यहाँ पर सिग्मा 1 जब नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं तो वहाँ टाउ 1 शियर स्ट्रेस पर सॉइल फेल होती है। सिग्मा 2 जब लगाते हैं तो टाउ 2 पर सॉइल फेल होती है। लेकिन अब ये देखिए, ये जनरल डायग्राम है। लेकिन अब क्या होता है, अगर इसमें जो सॉइल भरी हुई है, जो भी सॉइल फिल है, ये नॉर्मली सैंड होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल सैंड ही हो, और भी सॉइल हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें शियर स्ट्रेस पर जो फेल होगी, तो नॉर्मली केवल शियर स्ट्रेस के कारण ही नहीं रोकेगी सॉइल के फेल्योर को, उसमें कुछ क्या होते हैं, कोहेजन भी होगा। तो कोहेजन होगा तो सबसे पहले जो ये ग्राफ होगा, यानी नीचे से शुरू नहीं होके कुछ ऊपर से शुरू होगा, ठीक है। यानी कि जब हम इस पे स्ट्रेस ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस 0 लगाते हैं, तो भी कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस लेगा, तभी वो सैंड फेल होगी। तो मान लीजिए इसमें C के बराबर अगर हमारा कोहेजन है, तो सॉइल का जो ये वाला कर्व है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कुछ इस प्रकार से जाएगा इसके पैरेलल में। तो अगर हम इसको मिटा देते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सिग्मा 1 के बराबर जब यहाँ आएंगे तो टाउ 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो टाउ 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, टाउ 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब ये जो कर्व बना है, ये किसी न किसी एंगल पर होगा, तो ये इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, फाई नाम देते हैं। और इसको क्या नाम, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एंगल ऑफ ऑब्लिविटी, एंगल ऑफ ऑब्लिविटी, ठीक है। या फ्रिक्शन एंगल भी इसको बोल सकते हैं, फ्रिक्शन एंगल, आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये हो गया टाउ और टाउ और सिग्मा में ग्राफ। तो कूलॉम ने जो अपना फार्मूला दिया, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला इनका आता है टाउ इक्वल टू सिग्मा tan फाई प्लस C। अब यहाँ पर देखिए, जो सिग्मा है, जो C है, ये क्या है, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर पर है। सिग्मा अगर हम बार लगाते तो ये क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता। लेकिन अभी यहाँ पर कूलॉम ने जो दिया था,
ये टोटल स्ट्रेस पैरामीटर पर दिए थे, तो कूलाम का नियम ये था। लेकिन यहीं पर इन्होंने कुछ गलतियां की थी, जबकि मतलब क्या होता है, ये शुद्ध नहीं था। जब इन्होंने टोटल स्ट्रेस पैरामीटर पर लिया तो इसका रिजल्ट जो आ रहा था वो शुद्ध नहीं आ रहा था। तो बाद में एक और साइंटिस्ट आए जो कि सॉइल के जनक हैं, जिनका नाम है क्या, टरजागी। तो टरजागी ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए और इन्होंने कहा कि ये टोटल स्ट्रेस पैरामीटर पर नहीं लिया जाएगा, जबकि किस पे लिया जाएगा, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर पर। तो इन्होंने क्या किया, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर पर इस फार्मूले को दिया, यानी टाउ बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बार टेन फाई, इसको डैश लगाते हैं, टाउ इक्वल टू सिग्मा डैश टेन फाई डैश प्लस सी डैश। ये फार्मूला था किसका, टरजागी साहब का। तो ये बात हो गई इतनी हमारी कूलाम थ्योरी और टरजागी थ्योरी की। ये बस नॉर्मली फार्मूले पे आपको क्वेश्चन दे देता, मतलब सिग्मा दे देगा और सी दे देगा, उसके बाद आपसे शियर स्ट्रेंथ का मान पूछ लेगा। बस यही नॉर्मल, इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं और कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं, और जो टेस्ट के मतलब अलग अलग टेस्ट हैं, उसमें अगला हमारा जो दूसरा टेस्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है वेन शियर टेस्ट। तो हम वेन शियर टेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट, इसमें होता क्या है, हमारे पास एक वेन होती है, वेन को हम मतलब सॉइल में धसा देते हैं, उसके बाद उस पर टार्क लगा के उसको घुमाते हैं, ठीक है। तो जितने टार्क पर वो वेन घूम जाएगी उसको माना जाएगा उस टार्क पर हमारी सॉइल जो होती है वो फेल कर जाती है। तो उसी टार्क को नोट कर लेते हैं, उसी के आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, उस सॉइल के शियर स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक वेन है, तो ये हमारी कोई वेन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक डंडी लगी होती है, इसी पर हम क्या करते हैं, टार्क लगा के इसको घुमाते हैं। मान लीजिए इस पे हम टार्क टी लगा दिए। अब एक पंखुड़ी इसकी ये वाली है और एक दूसरी पंखुड़ी ये वाली है। इसको क्या करते हैं, हम ले जाके सॉइल में पुट कर देते हैं, उसमें धसा देते हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि इसको हम मतलब आधा धसाएं या पूरा ना धसाएं। दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो उसकी वेन है इसको हम सॉइल में पूरा धसा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग कंडीशन बनती है। इसमें देखिए आपको पता क्या क्या होता है, इसकी हाइट आपको पता होगी h, ठीक है, इसकी हाइट h पता होगी। और ये जो पंखी है इसकी पंखुड़ी, इसकी डाया मतलब थिकनेस नहीं विड्थ पता होगी। विड्थ को हम d से दर्शाते हैं। जब ये यहाँ पर आपको चौकोर भले से दिख रहा है, लेकिन जब आप सॉइल में इसको धसा देंगे उसके बाद घुमाएंगे तो सॉइल में सिलेंड्रिकल शेप बना देगा। सिलेंड्रिकल शेप को आप उसका डाया भी मान सकते हैं, उसका डाया जो होगा इसके बराबर ही होगा। तो अब देखिए टार्क h और d के आधार पर हम एक फार्मूला आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि शियर मतलब वेन शियर टेस्ट कब कब किया जाता है, वेन शियर टेस्ट करने की क्या कंडीशन है। तो पहली बात तो यह है कि वेन शियर टेस्ट क्या होगा, केवल मतलब क्ले सॉइल यानी कि कोहेसिव सॉइल के लिए ये प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। लाइक एज क्या, क्ले। तो ये क्ले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें यूज किया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये मतलब क्ले के लिए प्रेफरेबल है, यानी कि सैंडी सॉइल के लिए प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई प्रेफरेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। दूसरी कंडीशन हो गई क्या, कि नॉट प्रेफर फॉर सैंडी सॉइल। और तीसरी चीज जो हो जाती है, देखिए कोहेसिव सॉइल तभी मानी जाएगी जब हमारी क्या सॉइल क्या होगी, अनड्रेन्ड होगी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ पानी होगा, तभी इसको कोहेसिव माना जाता है। ड्रेन्ड कंडीशन में यह माना जाता है कि इसमें कोहेजन शून्य होगा। अभी हम आपको बताएंगे भी कि ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड कंडीशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में टेस्ट किया जाता है वेन शियर टेस्ट, ये अनड्रेन्ड कंडीशन में किया जाता है। किस कंडीशन में, अनड्रेन्ड
कंडीशन में ये टेस्ट किया जाता है। और चौथी चीज जो होती है, हमने आपको कल बताया था कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट लैब मेथड और लैब मेथड और फील्ड मेथड दोनों के लिए काम में आता है। मतलब ये लैब मेथड में भी काम आता है और फील्ड मेथड में भी, दोनों प्रकार की तरह किया जा सकता है। इसके बाद चौथा जो होता है, पांचवा कंडीशन ये है कि ये सॉइल की सेंसिटिविटी ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूजिंग फॉर सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, तो इतने पॉइंट हैं इसके बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास इसमें क्या क्या पता है, आपके पास डी पता है, यानी कि उसकी विड्थ और उसकी वेन की हाइट पता है, तथा जिस टार्क पर हमारी सॉइल क्या करती है, फेल हो जाती है। मतलब इसमें जब टार्क लगाते जाते हैं जब तक ये घूमना स्टार्ट ना हो जाए। जिस टार्क पर घूमना स्टार्ट हो जाती है उसी को हम मान लेते हैं, उसी टार्क पर हमारी सॉइल फेल कर जाती है, उस टार्क को नोट कर लेते हैं। तो इसके आधार पर एक फार्मूला दिया जाता है टाउ का, ठीक है। टाउ बराबर होता है पाई अपान पाई डी स्क्वायर इंटू h/2 प्लस d/12, ठीक है। ये देखिए टी टाउ क्या है, हमको निकालना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है। टी क्या है, टी टार्क है, और ये डी जो है, डी इसकी थिकनेस है। यही जब इसमें सॉइल में हम घुमाते हैं तो जो सिलेंड्रिकल सर्किल बनता है उसका जो डाया होता है वो भी डी के बराबर ही होगा। तो ये डी हो जाएगा, वही वाला डी ये भी है, और ये जो है इसकी हाइट है। लेकिन ये जो होता है, ये वाला फार्मूला हर कंडीशन में यूज नहीं होता है। इस वाले फार्मूले को लगाने की कंडीशन ये है कि ये जो वेन है, वेन को हम पूरी तरह से सॉइल में नहीं डुबोएंगे। अगर मान लीजिए सॉइल ये सॉइल का सरफेस लेवल है यहाँ पर, तो यहीं तक हमारी वेन इसमें अंदर जाएगी, बाकी कुछ हिस्सा इसका बाहर रहेगा भी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जब हम इसको पूरा इसके अंदर घुसा देते हैं, ये जो ऊपरी सिरा होता है ये सॉइल के अंदर होता है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब मान लीजिए जब ये पूरा वेन हमारा अंदर चला जाएगा, तब उसको घुमाने के लिए हमें ज्यादा टार्क लगाने की आवश्यकता होगी ना। अब अंदर जाएगा तो इसमें जो सॉइल की ग्रिप होगी वो ज्यादा तगड़ी होगी, तो उसको घुमाने के लिए, इसके अंदर फिर रोटेट कराने के लिए हमें ज्यादा टार्क लगाने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है टाउ का फार्मूला होता है टी अपान पाई डी स्क्वायर इंटू h/2 प्लस d/6। तो ये फार्मूला होता है, जब वन साइड पेनिट्रेट करता है सॉइल में, तो ये वाला फार्मूला होता है। और जब बोथ साइड पेनिट्रेट करता है तब ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। देखिए ये क्यों लगाया जाता है, मान लीजिए हमें सेम टार्क पर सॉइल फेल कर जाती है। पहले कंडीशन में जब हम केवल इतना ही इसमें सॉइल के अंदर डाले थे तब भी हमारा सेम टार्क पर फेल कर गई, और जब हम पूरा इसके अंदर डाल दिए ये वेन, तब भी क्या होता है, हमारी सॉइल उतने ही टार्क पर फेल कर जाती है। तो देखिए जब ये सॉइल के अंदर पूरी होती है तो क्या होता है, सॉइल की ग्रिप ज्यादा होती है। अगर फिर भी उतने ही टार्क पर फेल कर जाती है, इसका मतलब है कि उस समय जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ थी वो कम थी, तभी तो ज्यादा ग्रिप थी, इसके बावजूद उतने ही टार्क पर फेल कर गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ का मान कम आना चाहिए, और शियर स्ट्रेंथ का मान कब होगा, जब या तो इसका मान ज्यादा हो जाए या तो इसका मान कम हो जाए। अब ये तो कांस्टेंट है, ये ज्यादा तो होगा नहीं, यानी कि इसका मान कम होना चाहिए। इसका टोटल का मान कम होना है, तो इसका मान ज्यादा हो जाए या इसका मान कम हो जाए, ठीक है। थोड़ा उल्टा हो गया था। देखिए अब इसका मान अगर हमको ज्यादा करना है तभी इसका मान कम आएगा। इसका मान ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या तो आप डी को बढ़ा दीजिए, या तो एच को बढ़ा दीजिए, या तो डी को बढ़ाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी भी कांस्टेंट है, इसकी डाया है, और एच भी कांस्टेंट है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर d/12 था,
यहाँ पर D/6 है, तो D/12 क्या कम होता है, जबकि D/6 ज्यादा होता है। जब D/6 ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, पूरा ये ज्यादा हो जाएगा, इसकी मतलब इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, ये वाला पूरा जो मान होगा वो कम मिलेगा, तो टाउ का मान कम मिलेगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि मतलब याद करने के लिए बस मैंने आपको बताया कि जब बोथ साइड में हम इसके अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं तो यहाँ पर जो D/12 था वो D/6 हो जाता है। बस इतना आप याद रखिएगा वेन शियर टेस्ट में। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, इसको आप फार्मूला नोट कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है फार्मूला, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और इसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट आता है वो क्या है, ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस चैप्टर में, उससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट हम यूज करेंगे। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो होता है हर सॉइल के लिए यूज होता है, ये ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, जो हमारी सैंडी सॉइल होती है यानी कि कोहेजन लेस सॉइल होती है, उसको हम ड्रेन्ड कंडीशन में यूज करते मतलब टेस्ट करते हैं, जबकि कोहेसिव सॉइल जो होती है उसको अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करते हैं। लेकिन हम ट्राइएक्सियल टेस्ट मतलब इस apparatus का यूज करके क्या कर सकते हैं, जो ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करते थे केवल, जैसे सैंडी सॉइल हो गई, तो उसको हम अनड्रेन्ड कंडीशन में भी टेस्ट उसका कर सकते हैं, जबकि कोहेसिव सॉइल को ड्रेन्ड कंडीशन में भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिएगा कोहेसिव सॉइल किस कंडीशन में की जा सकती है, अनड्रेन्ड मतलब ड्रेन्ड कंडीशन में। कोहेसिव सॉइल हमेशा अनड्रेन्ड कंडीशन में की जाती है, तो यहाँ से कोहेसिव सॉइल ड्रेन्ड कंडीशन में भी टेस्ट की जा सकती है, जबकि कोहेजन लेस सॉइल क्या की जा सकती है, ये अनड्रेन्ड कंडीशन में भी टेस्ट की जा सकती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें हम किसका यूज करते हैं, जो हमारा सिलिंड्रिकल शेप में क्या होता है, सॉइल सैंपल जो लेते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में लेते हैं और इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, मेम्ब्रेन लगा देते हैं। जैसे ये हमारा सॉइल सैंपल है, अगर मान लीजिए ये हमारा सॉइल सैंपल है, तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा होता है जो कि ऊपर से तथा नीचे से खुला हुआ होता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें आता है वो आता है क्या, इसका जो रिजल्ट आता है वो सबसे शुद्ध आता है, यानी कि ये क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसका रिजल्ट जो होता है एक्यूरेट होता है। इसके अलावा 5वां पॉइंट जो होता है इसमें, अब देखिए इसमें जो सॉइल होती है, सॉइल में कुछ पोर वाटर प्रेशर होता है, तो पोर वाटर प्रेशर को पूरी तरह से इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, काफी कंट्रोल्ड वे में टेस्ट किया जाता है, यानी कि पोर वाटर प्रेशर जो होता है, कंट्रोल ऑन पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। अब इसके अलावा जो 5वां 6वां पॉइंट होता है वो क्या है कि इस प्रकार के टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, ठीक है। इतनी बातें हो गई, जनरल बातें जो लगभग मतलब इसमें पूछी जाती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए ये सिलिंड्रिकल सैंपल होता है, इसको हमने आपको बता दिया, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी होती है, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज अब इसमें क्या होती है, जो इस अपरेटस में हम इसको रखते हैं जहां पर हमको टेस्ट करना होता है, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार का अपरेटस है, तो अब ये हमारा देखिए नीचे, सबसे नीचे तो रहेगा ना, पहले ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हमारा मतलब टेस्ट वो था सिस्टम, इसमें हमने क्या किया, सैंपल को अंदर फिल कर दिया, रख दिया। अब क्या करते हैं, हम इसमें चारों तरफ से हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, लिक्विड भर देते हैं, ठीक है।
अब लिक्विड भरने की वजह से होता क्या है, इस सॉइल सैंपल पर चारों तरफ से प्रेशर लगता है, ठीक है, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से इस पर प्रेशर लग रहा है। और ये प्रेशर होता क्या है, आपने अगर पास्कल लॉ पढ़ा होगा तो पास्कल लॉ के मतलब नियम के अनुसार क्या होता है, अगर हमारा मतलब कोई वाटर का मतलब या कोई भी लिक्विड सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी वस्तु डाली जाती है तो उस वस्तु पर चारों तरफ से बराबर प्रेशर लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस सैंपल पर जो है चारों तरफ से इसके कारण, जल के कारण चारों तरफ से प्रेशर जो होगा समान लग रहा होगा। और इसी प्रेशर को, ये जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सेल प्रेशर, सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही होता है जिसको हम सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर बोलते हैं। काफी ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल प्रेशर क्या है, कन्फाइनिंग प्रेशर क्या है। तो यही है सेल प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। ये हमारा जो अभी हमने मतलब कल के लेक्चर में हमने बात किया था, CUCC CD मतलब क्या, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, तो यहीं से वो निकल के आता है। देखिए जब इसमें हम पहली बार क्या लगाते हैं, वाटर इसमें फिल करते हैं, इस पे चारों तरफ से सेल प्रेशर लगता है या कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, तो इस वाले स्टेज को जो प्रेशर लगाने का स्टेज होता है, इसी को हम फर्स्ट स्टेज नाम देते हैं, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम कहते हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो उसमें कहते हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन में कि मतलब सॉइल वाटर का जो ड्रेनेज है वो फर्स्ट स्टेज में तो हो रहा है लेकिन सेकंड स्टेज में नहीं हो रहा है, तो यही फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में जब हम स्टेज लगाते हैं तो यहाँ से अगर वाटर का ड्रेनेज हो रहा है सॉइल सैंपल से, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड। अगर इसमें वाटर का ड्रेनेज नहीं हो रहा तो इसको अनकंसोलिडेटेड बोलेंगे फर्स्ट स्टेज की कंडीशन में। अब देखिए ये हो गया हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल प्रेशर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल पर ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। अब ऊपर से प्रेशर लगाने के बाद होता क्या है, ये सॉइल धीरे धीरे मतलब दबना शुरू होती है और कुछ किसी मतलब एक ऐसे प्रेशर पर ये क्या होती है, फेल कर जाती है। अगर मान लीजिए फेल करने के समय, अच्छा ये सेल प्रेशर जो था, सेल प्रेशर अगर टोटल जो प्रेशर था सेल के कारण, ये अगर हम इसको क्या मान ले, सिग्मा 2 मान ले, अभी मान लीजिए, बस आगे बताते हैं क्यों मान रहे हैं। ये सिग्मा 2 हो गया। बाकी जो हम यहाँ से स्ट्रेस लगाए सिग्मा 1, टोटल स्ट्रेस यहाँ से आ रहा है, टोटल स्ट्रेस, ठीक है। इस मतलब सैंपल पर ऊपर से जितना टोटल स्ट्रेस पड़ रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा 1। अभी हमको नहीं पता है कि हमने इसके अलावा कितना प्रेशर लगाया है, जो इसके ऊपर टोटल प्रेशर आ रहा है केवल हम उसी को नाप सकते हैं, ठीक है। तो वो जो टोटल स्ट्रेस आता है वो सिग्मा 1 आता है। अब हम इसमें ज्ञात करते हैं कि इस सिग्मा 1 में क्या क्या है। सिग्मा 1 में है ये जो सेल प्रेशर के कारण इस पर प्रेशर आ रहा है वो भी है, और जो अलग से हमने प्रेशर लगाया वो भी है, ठीक है। तो अब हम केवल ज्ञात करेंगे जो अलग से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगा है वो कितना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, सिग्मा 1, और अगर उसमें से हम सेल प्रेशर को घटा दें, ठीक है, ऊपर सेल प्रेशर भी लग रहा है, अगर हम सेल प्रेशर को यानी कि सिग्मा 2 को घटा दें, यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो यही जो हमारा प्रेशर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर केवल एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा। और इसको एक बड़ा अच्छा सा नाम देते हैं, वो क्या है, उस स्ट्रेस को, उस प्रेशर को नाम देते हैं क्या, डेविएटर स्ट्रेस। यानी कि डेविएटर स्ट्रेस जो हो जाएगा, डेविएटर स्ट्रेस बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यही डेविएटर स्ट्रेस होता है, यही एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है। और अब यहां पर हमने जो ऊपर से अलग से स्ट्रेस लगाया है, ठीक है, इसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज कंडीशन। ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी जब हमने केवल इसमें मतलब लिक्विड फिल किया था, उसके कारण जो स्ट्रेस लग रहा था उसको फर्स्ट स्टेज बोल रहे थे। और जब हमने ऊपर से लगाया इसको हमने क्या बोला, इसको हमने नाम दिया सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज। अब यहीं से हमारा वो बनता था। फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, हम देखते थे अगर CU है, CD है, तो देखिए C जो है ये क्या दिखा रहा है, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन को दिखा रहा है। कंसोलिडेटेड किस कंडीशन में कहा जाता है, जब हम फर्स्ट स्टेज में देखते हैं ड्रेनेज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर ड्रेनेज हो रहा है तो उसको कंसोलिडेटेड बोलेंगे, नहीं हो रहा तो अनकंसोलिडेटेड। और जब सेकंड स्टेज की स्टेज हम लगाते हैं ये वाली, तो उसमें अगर ड्रेनेज हो रहा है
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्रेनेज हो रहा है तो उसको बोलेंगे ड्रेन टेस्ट, और नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे अनड्रेन टेस्ट। इसी के आधार पर हम क्या लिखते हैं, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट का मतलब है कि कंसोलिडेटेड है, यानी कि जब हमने फर्स्ट स्टेज पर स्ट्रेस लगाया था इस पर, तो इसमें से वाटर क्या होगा, स्पिल आउट हो रहा था, बाहर जा रहा था। और दूसरी मतलब जब सेकंड स्टेज में हमने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया तो ये ड्रेन्ड है, यानी कि यहाँ इस समय भी इसमें से वाटर क्या होगा, बाहर निकल रहा था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेज क्या था, सेकंड स्टेज क्या था, कंसोलिडेटेड ड्रेन था, क्या कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड क्या था। ठीक है, और आपको दो चीजें पता चली, क्या, सेल प्रेशर या कंफाइनिंग प्रेशर, सेल और कंफाइनिंग प्रेशर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिग्मा 2 से, सिग्मा 2 या कभी कभी इसको सिग्मा 3 भी कर देता है, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद जो टोटल स्ट्रेस आता है, टोटल स्ट्रेस इसके ऊपर साइड में, टोटल स्ट्रेस वो कितना है, टोटल स्ट्रेस हमारा सिग्मा 1 के बराबर है। और जो डेविएटर स्ट्रेस आता है, डेविएटर स्ट्रेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, मेंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा यूज है, काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हीं सारी चीजों पर आप पूरा मतलब इसको शियर स्ट्रेस को पढ़ सकते हैं, और कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो डेविएटर स्ट्रेस ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के बराबर जो स्ट्रेस आ रहा है इस पे, एक्सटर्नल स्ट्रेस, उसी को हम डेविएटर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई यहाँ से। अब इसके बाद जो हम देखते हैं, इसमें एक फार्मूला ड्राइव किया जाता है, उस फार्मूले को हम ड्राइव करके आपको बताते हैं। देखिए, जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमको पता हो गया, तो अगर हम मोर सर्किल ड्रा करेंगे, हमने आपको मोर सर्किल ड्रा करना बताया था। अगर हम मोर सर्किल ड्रा करते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हम मोर सर्किल ड्रा करते हैं, मान लीजिए हमारा सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है, सिग्मा 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो, क्या मेजर स्ट्रेस माइनर स्ट्रेस होता है ना, तो इसमें जब हम कर्व ड्रा करते हैं तो ये कुछ सर्कुलर फॉर्म में होता है, कुछ इस प्रकार से जाता है। अब देखिए, जो हमने अभी आपको बताया था टाउ मतलब कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार जब हम मतलब सिग्मा और टाउ में, इधर मान लीजिए आपका टाउ है, तो सिग्मा और टाउ में जब वो ड्रा करते थे हम कर्व, तो वो किस प्रकार से जाता था। मान लीजिए यहाँ पर कोहेजन जो है, कोहेजन इसका C के बराबर है, तो कर्व हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और कुछ इस प्रकार से जाएगा, इसको टच करता हुआ। ठीक है, इसको टच करता हुआ यहाँ से जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये वाला थीटा एंगल है, इसको हाई दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जो आपको फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, उस फार्मूले पर आप शियर स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन जब आप मेंस पढ़ेंगे, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ के सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। इसके बाद जो आपका आता है अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर के आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, बस इसी एक फार्मूले पर। इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, काफी अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं। अब ये वाला जो हमारा कर्व यहाँ से यहाँ गया है, ये ऊपर अगर इसको हम पीछे ड्रा करेंगे और तो कुछ यहाँ पर आकर ऐसे मिलेगा। ये भी एंगल जब फाई था, ये एंगल भी फाई ही होगा। अब मान लीजिए ये O है, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको C नाम दे दिए, इसको D नाम दे दीजिए, इसको E बोल दीजिए। अब ये देखिए, ये जो हमारा सर्किल है, इसका सेंटर ये जो है C नहीं, इसको O कर दीजिए, O कर दीजिए, इसको P कर दीजिए। ठीक है, अगर इसको हम इससे मिलाते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये किसके बराबर होगी, इस सर्किल के रेडियस के बराबर होगी ना, तो इसको R बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक फार्मूला हम इसमें ड्रा करेंगे। मान लीजिए ये हमारा फाई है, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर अगर ये C के बराबर है, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार होता है, C अपान क्या हो जाएगा, AP, C अपान AP हो जाएगा। और अगर AP को इधर करेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा, C अपान tan फाई हो जाएगा, और tan फाई को ऊपर ले जाएंगे तो काट फाई हो जाएगा, यानी कि C काट फाई हो गया।
ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बस आप ऐसे देखते रहिए। अब देखिए, अब ये तो हमको पता चल गया। बाकी अगर हम यहां से साइन फाई लें, साइन फाई, अभी मैं ये क्यों निकाल रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा इसको निकालने का कारण क्या है। साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए ये फाई है, अगर हम साइन फाई लेते हैं तो इसमें लंब कौन है, ये वाला ए ई ओ त्रिभुज में हमारा लंब कौन सा है, लंब हमारा ये वाला है। और आधार कौन सा है, आधार ये वाला है, क्योंकि देखिए ये जो लंब है इसी पर लंब है, ना कि इस पे लंब आ रहा है, ठीक है। और ये वाला हमारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा आर है, आर को ऐसे लिख देते हैं, अपान आधा, मतलब कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा एपी प्लस ओपी, एपी प्लस ओपी हमारा कर्ण है। अब देखिए, अब बात यहां से आती है, आर क्या है, ओपी क्या है, एपी क्या है। एपी तो हमने निकाल लिया है कि सी काट फाई के बराबर हमारा एपी मतलब एपी आता है, ठीक है। और आर क्या है, आर तो इसकी रेडियस है ना। हमने आपको जब मोर सर्किल पढ़ाया था इसके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो हमने आपको बताया था कि जो सी मतलब इसमें मतलब मोर सर्किल में जो रेडियस होता है, रेडियस किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 1 है, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 2 है। अगर हम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करेंगे तो इतना हमको मिल जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो हमको ये वाली रेडियस के बराबर डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा r हो जाएगा, r किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, इसके बराबर हो जाएगा हमारा r, ठीक है। ये हमारा मतलब r मिल गया, AP मिल गया। अब हमको OP खोजना है, OP किसके बराबर है, हमारा O ये है, P ये है, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमको पता करना है। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस हमारी सिग्मा 2 है। तो ये मतलब r प्लस सिग्मा 2 अगर हम करेंगे तो हमको OP मिल जाएगा। अब हमारा r प्लस सिग्मा 2 करें, यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये हमारा r हो गया, प्लस सिग्मा 2 करें तो ये हमारा कुल मिला जुला के आ जाएगा कितना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है। तो हमारा ये किसका मान मिल गया, OP का, ठीक। तो यहां से अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए अब हमको क्या क्या मिल गया, OP मिल गया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, AP मिल गया। अब इसमें हम रख देते हैं, देखिए साइन फाई बराबर r का मान क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये हो गया, अपान AP क्या है हमारा, AP है सी काट फाई, सी काट फाई प्लस OP किसके बराबर है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, इसके बराबर हो गया। अगर इसको हम और ज्यादा मतलब कैलकुलेट करें तो यहां से हम क्या दे सकते हैं, ये 2 है, अगर हम इसमें 2 नीचे लाए बटे में तो इसको क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। अब ये दोनों में बटे 2 हो गया, यानी कि पूरे का बटे 2 हो गया, मतलब C काट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये पूरा मान आ जाएगा कितना, साइन फाई इक्वल टू जो आ जाएगा, साइन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2C काट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये इतना मान आ गया। अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा क्या, 2C। अब ये काट फाई है, काट फाई में साइन फाई से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काट फाई क्या होता है, कास फाई अपॉन साइन फाई इंटू साइन फाई, मतलब ये 2C कास फाई हो जाएगा प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू साइन फाई, इतना मान आ गया है। अब देखिए अगर हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को एक साथ करें तो यहाँ पर सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 कॉमन हो जाएगा। अगर इधर सिग्मा 1 साइन फाई इधर लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन फाई बराबर 2C कास फाई प्लस इधर सिग्मा 2 साइन फाई बचा है। अगर इसको हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस में सिग्मा 2 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिग्मा 2 कॉमन लेंगे हम, इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर सिग्मा 1 हम यही रहने देते हैं और ये जो 1 माइनस साइन फाई है इसको उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2c cos फाई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन फाई, ठीक, और प्लस सिग्मा 2 इंटू 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। देखिए ये वाला फार्मूला हमको मिल गया। इसको पूरा हम डिराइव इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आप भी 2-3 बार इसको ड्राइव करके देख लीजिएगा, अपने मन से खुद से ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ड्राइव कर लेते हैं इसको तो आपको ये याद हो जाएगा और बाकी आगे आपको बड़ा काम आने वाला है। इसलिए मैं पूरा आपको ड्राइव करके बता रहा हूं, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं इसको ड्राइव करने की, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब जो 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब इसको मैं नहीं डिराइव करने जा रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसको बस आप इतना जानते रहिए। अगर आपको चाहिए जरूरत है तो आप खुद से कोशिश करिएगा, हो जाएगा आराम से। नहीं भी होता है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, अगले टर्म में हम इसको ड्राइव करवा देंगे, ठीक है। अब बाकी देखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई बराबर इतना होता है, जबकि इतने बराबर क्या होता है, इसका जो स्क्वायर है ये हट जाता है, tan 45 प्लस 5/2 होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा अगर हम cos फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई को थोड़ा सा और आगे ड्राइव करें, मतलब और आगे सरल करें, तो ये क्या होगा, रूट में इतना आता है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा क्या कैसे आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये cos फाई है, रूट में करेंगे cos स्क्वायर फाई हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब cos स्क्वायर फाई है, इसको क्या आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई इंटू 1 प्लस साइन फाई। 1 माइनस साइन फाई से एक 1 माइनस साइन फाई कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट में 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, यही बचेगा। तो इसका मान जो होता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है। अब ये रूट में है तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए अब इसका मान क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 बराबर हमारा आ जाएगा क्या 2c cos फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। तो इसका मान हो जाता है tan 45 प्लस 5/2, यानी कि 2c tan 45 प्लस 5/2 प्लस सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो ये इतना कुल ड्राइव हो गया। आगे इसको जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं जिस रूप में हमेशा आप जिसमें देखते हैं, जिसमें आदत है आपकी देखने की, वो कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, सिग्मा 2 tan 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ये tan स्क्वायर है, ठीक है। तो इस रूप में आप हमेशा इसको पढ़ते आए हैं, अब इसी रूप में हमने इसको ड्राइव करके आपको बता दिया, ठीक है। अब इतनी चीजें हो गई आपकी किसके बारे में, इसकी इतनी चीजें हो गई आपके ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है, आगे जब आप चलेंगे मतलब सॉइल की मतलब रिटेनिंग वॉल पढ़ेंगे या मतलब आगे जो आप पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें क्या करेंगे, tan स्क्वायर 45 को काफी n5 भी बोल देते हैं नॉर्मली शॉर्ट करने के लिए। जब ये tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 n5 हो जाता है तो ये वाला क्या हो जाता है, रूट में n5 हो जाता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानते रहिए। अब देखिए ये हो गया हमारा ट्राइएंगल टेस्ट के बारे में। इसके बाद अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।